2014 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालते ही पिछले कई साल से महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को मानो किसी की बुरी नजर लग गई और दोनों पार्टियों के बीच शुरू हुआ छोटा सा विवाद धीरे धीरे लंबी खींचतान में बदल गया और फिर हालात इतने खराब हो गए कि दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की हर एक एक्टिविटी अखरने लगी। कभी शिवसेना मुंह जुबानी तो कभी अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को आंख दिखाने लगी। वहीं बीजेपी भी कहां धमकाने से पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी शिवसेना को उसी के अंदाज में जवाब दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2014 लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली बीजेपी शिवसेना ने विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को फिर विधानसभा के चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना ने समर्थन दे ही दिया और प्रदेश में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के साथ एक बार फिर सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बावजूद दोनों पार्टियों के बीच तल्खियां कम नहीं हुई और शिवसेना का बीजेपी की तरफ रवैया वैसा ही रहा, जिसको लेकर 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी संशय था कि अब विधानसभा चुनाव के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में साल 1995 से दोनों पार्टियों के बीच बने गठबंधन में कहीं बड़ी दरार न आ जाए। लेकिन लगता है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का महत्व बखूबी समझती हैं, तभी तो एक दूसरे के लिए श्राद्ध के कौवे और हफ्ता वसूली पार्टी जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ जरूरी समझा और लोकसभा के साथ साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब महाराष्ट्र के 48 सीटों के लिए मैदान में एक तरफ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, जिन्होंने 25 और 23 सीटों पर एक दूसरे को मना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के नेतृत्व में संयुक्त पुरोगामी महाअघाड़ी का गठन किया गया है, जिसमें कुल 56 दल शामिल हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा 5 दलों में ही हो रहा है, जिनमें कांग्रेस को 24, एनसीपी को 20, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को 2, बहुजन विकास अघाड़ी को 1, युवा स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के नेतृत्व में 51 अन्य छोटे मोटे दलों के साथ बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकनी पड़ रही है। इन आंकड़ों से अब आप जरा बीजेपी की मजबूती का अंदाजा लगाइए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अभी कितनी बलवान है कि उसे टक्कर देने के लिए मात्र एक राज्य में 56 दलों को एक साथ आकर उसका सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को दूसरी पार्टियों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, फिर चाहे वो बड़े दल हो या फिर छोटे दल। अब बड़ी पार्टियों को भी नाक नीचे कर छोटी पार्टियों से मदद की आस लगानी पड़ रही है। 2014 के बाद 2019 में भी फिर एक बार बीजेपी के सामने सभी अन्य पार्टियों की हालत पतली ही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, सपा जैसे अन्य दल। सभी को मोदी जैसे पहाड़ का सामना करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अभी हथियार डाल दिए तो जो मोदी की विशाल सेना है वो इन छुटपुट दलों को अपने सामने टिकने तक नहीं देगी और बिना खाता खुलवाए ही वापस लौटने पर मजबूर कर देगी। आज महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इन दो पार्टियों ने फिर एक बार साथ में आने का निर्णय लिया है। पिछले 25 वर्षों से हम लोग साथ में रहे हैं और हमारा 25 साल का रिश्ता है। किन्हीं कारणों से पिछले विधानसभा के चुनाव में हम लोग साथ नहीं रह पाए, बावजूद उसके देश में एनडीए के माध्यम से और यहां पर भी महाराष्ट्र में एनडीए के माध्यम से, युति के माध्यम से हम लोगों ने साथ में सरकार चलाई है। कुछ विषयों के ऊपर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं और राष्ट्रीय विचार वाली पार्टियां हैं। और आज जब देश में राष्ट्रीय विचारों को आह्वान देने का, चैलेंज देने का प्रयास हो रहा है, उस समय ये लाजमी है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय विचार वाली पार्टियां साथ में आए और देश हित में और समाज हित में हम लोग फिर एक बार साथ में
इन आह्वानों को और इन चैलेंजेस को स्वीकारे और उसका मुकाबला करे। और इसी दृष्टि से आज हम लोगों ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेगी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लड़ेगी, शिवसेना 23 सीटें लड़ेगी। विधानसभा में हमारे जो कुछ अन्य दोस्त हैं उनसे बातचीत करके उनकी जो सीटें हैं उन सीटों को छोड़कर बची हुई सारी सीटें ये बीजेपी और शिवसेना ये इक्वल शेयर लेकर लड़ेगी और आधी आधी बांटकर लड़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है, क्योंकि हमें विश्वास है कि देश में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम हुआ है और इसलिए देश में भी एनडीए की सरकार आने वाली है और महाराष्ट्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और हमारे जो मित्र इनकी सरकार आने वाली है। और इसलिए इस सरकार के आने के बाद पद और जिम्मेदारियां ये समान रूप से इसका निर्वहन हम लोग करेंगे, ये भी निर्णय हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये जो हमने अलायंस किया है ये कुछ सिद्धांतों के ऊपर किया है, विशेष रूप से राम मंदिर के लिए जो सातत्य से शिवसेना का आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ये मानती है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए और इसके लिए केंद्र की सरकार ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अभी प्रयास किए हैं और हम सबने देखा कि जो अविवादित भूमि है उसको भी न्यास को आवंटित करने का एक कार्य केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो इसलिए दोनों पार्टियां ये मानती है कि राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है और वहां पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर ये बने और जल्द से जल्द बने। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ किसानों के मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो कर्जा माफी दी है, जो ऋण माफी दी है, उस ऋण माफी में अभी तक 50 लाख किसानों को ऋण माफी मिली है। किंतु जो किसान किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण, किन्हीं निर्णयों के कारण उसमें से बचे हैं या उसमें से छूट गए हैं, उनको भी उसमें लाने का निर्णय हम लोगों ने यहाँ पर किया है। और हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने इसी बात को हमारे सामने रखा था कि जो छूटे हुए लोग हैं इनको भी हम लोग सम्मिलित करें। और उसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक बहुत ही अच्छी स्कीम इस देश में लागू की। महाराष्ट्र में अभी तक किसानों को 12,000 करोड़ रुपया इस स्कीम के माध्यम से मिला है। परंतु इस स्कीम के लिए जो हमारे किसान हैं उनके मन में कभी कोई संभ्रम होता है, उनको शिकायतें होती है, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि वो शिकायतें कहाँ करें। और इसलिए बहुत अच्छा सुझाव माननीय उद्धव जी ने दिया कि हम इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हर जिले में करें कि किसानों को इस योजना का फायदा भी मिले और अगर कोई उनकी उसमें कंप्लेंट हो तो तुरंत वो कंप्लेंट रजिस्टर हो और वो कंप्लेंट एड्रेस भी हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी हर जिले में करने का निर्णय ये हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर 500 स्क्वायर फीट से कम मकानों में जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं तो उन परिवारों को टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। इस प्रकार से महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव भी दिया है और राज्य सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकारेगी और निश्चित रूप से उनको रियायत दी जाएगी। और आगे में इसकी व्याप्ति भी अगर हम बढ़ा पाए तो उसका भी विचार हम लोग निश्चित रूप से करने वाले हैं। और जो अलग अलग मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने बहुत विचार करके और उसके ऊपर निर्णय किए हुए हैं। मैं भी सारी चीजें बहुत विस्तार से यहाँ इसलिए नहीं बताना चाहता कि हमको आदरणीय उद्धव जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये दोनों का संबोधन भी प्राप्त होने वाला है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप में मन से एक साथ आकर, मन से नहीं, मन से, दिल से, दिल से और हृदय से
आपके मन में जो मन है वो नहीं। हमारा मन अब साफ हाँ, हमारा मन एकदम साफ है और साफ मन से इसको साफ करके रखना आ गया ना। तो ये एक अच्छा फैसला देश के हित में किया है और मुझे पूरा विश्वास है फिर एक बार देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आएगी और देश हित में हम लोग काम करेंगे।